समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो से। एक है सम और एक है आस। सम धन आस। तो यहाँ एक होता है सम, इस सम का मतलब होता है समान, और इस सम का मतलब है उपयुक्त या उचित। उपयुक्त या उचित। इसका मतलब है पास बिठाना, पास लाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? दो शब्दों को उचित रूप से, उपयुक्त रूप से क्या लाना? पास में लाना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का, हाँ, इसको ऐसे कैसे लिख दो? शाब्दिक अर्थ समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त यानी छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। समास परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। समझो भैया, समास देखो, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समास किन शब्दों के योग से बना है? ऑप्शन ए सम धन आस, ऑप्शन बी सम धन आस, ऑप्शन सी सम धन आस, ऑप्शन डी सम धन। तो ये किसके योग से बना है? सम धन आस। तो आप ध्यान रखना, जो समास वाला सम है जिसका मतलब होता है उपयुक्त या उचित रूप से पास में ले आते हैं हम शब्दों को, उसे क्या कहेंगे? समास। समास का मतलब ही क्या होता है? संक्षिप्त। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। जैसे विस्तृत कोई शब्द है और उस शब्द को हम एक जगह कर देते हैं तो वो संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? समास। समास में ये आएगा हलंत, इसका मतलब होता है उपयुक्त रूप से। उपयुक्त रूप से, उपयुक्त रूप से हम शब्दों को पास में लेकर आते हैं। किसको पास में लेकर आते हैं? शब्दों को। यानी कि आपने क्या पढ़े हैं? कारक। कारक की जो विभक्ति है उन विभक्तियों का क्या हो जाता है? समास करते समय लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। जैसे मैंने कहा रसोई घर, समझो इसको, रसोई घर। अगर इसका अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर क्या आ गया? के लिए। क्या आ गया? के लिए। ये क्या है? कारक का चिन्ह है। कारक का क्या है? चिन्ह। तो ये कारक चिन्ह क्या करेंगे? अगर हम किसी भी वाक्य का समास करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, तो कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ध्यान रखना।
कैसे लोप होता है? देखो मैंने कहा राजपुत्र, इसका विग्रह करो, राजा का पुत्र। अगर अब इसमें राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, तो इसमें क्या आ गया? विभक्ति कौन सी है? का। इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अगर हम इसका क्या करेंगे? संक्षिप्त रूप करेंगे, समास करेंगे, तो क्या बन जाएगा? राजपुत्र। क्या बन जाएगा? राजपुत्र बन जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? संक्षिप्त। अब देखो समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो लिख लो, समास मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। समास मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा अब देखो आगे जो अपन अगला जो करते हैं वो 6 समास बताते हैं। तो ये इसी के भेद हैं। किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के। ठीक है, किसके भेद हैं? तत्पुरुष के। तो देखो तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। 1 मिनट आप बहुब्रीहि लिखना देख लो, ये शब्द शुद्धि में आ चुका। ठीक है, ये कैसे दे देंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन डी, तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बहुब्रीहि। इन चारों में से कौन सा शुद्ध है? ये वाला मैंने मिटा दिया उधर से ताकि आप देख नहीं सको। ये शब्द शुद्धि में आ चुका। कौन सा शुद्ध है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का मतलब होता है चावल। ब्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल। देखो व्रीहि दे देंगे और आप समझोगे कि ब्रीहि लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर दे दिया, ये दे रखा है, तो वह नहीं है, क्या है? वह। बहुब्रीहि शब्द शुद्धि में पूछते हैं, इसको लिखना सीख लेना। ब्रीहि का मतलब चावल होता है। अब देखो 5 नंबर, इसी के क्या हैं? 2 भेद हैं। कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु समास।
देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उसमें 4 ऑप्शन है तो कितने प्रकार के करोगे? 4 के। और अगर 4 नहीं है और कितने ऑप्शन दे दिए? 6, तो कितने करेंगे? 6 करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, फिर दूसरा, फिर और इस तत्पुरुष के ही कितने भाग कर दिए? 2 और कर्मधारय और द्विगु। जिसने नहीं उतारा, लेट हो गए हैं, वो इसकी फ़ोटो खींच लो, फिर उतारते रहना। आगे चले। समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगर 4 ऑप्शन में नहीं आएगा तो कितने करेंगे? 6। सबसे पहला समास कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा द्विगु। अब इधर देखो, सबसे पहले कौन सा समास? लिखो इसकी परिभाषा। इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। पहली कंडीशन। दूसरी, इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान। कभी लिखो प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है। ये हो सकता है क्यों लिखा है? हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। तीसरा, दोनों ही पद अव्यय हो सकते हैं। दोनों ही पद अव्यय हो सकते हैं। पदों की आवृत्ति भी हो सकती है। पदों की आवृत्ति भी हो सकती है। आप इसको उतारो, सही डरवा। उतार लिया। अब इसको समझो। देखो समास में है ना, समझने की ज़्यादा बात है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। समास में क्या होता है, जब तक आप नहीं समझेंगे
तब तक क्या करोगे, इसकी गलत ही आंसर देंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के व्यक्ति भी समास को क्या पढ़ा देते हैं, गलत पढ़ा देते हैं। तो इसको गहराई से आपको समझने की आवश्यकता है। देखो, उपसर्ग क्या करता है, मूल शब्द के पहले लगता है। किसके लगता है, मूल शब्द के पहले। और मूल शब्द के पहले लगकर, अब जैसे मैंने लिखा, देखो इसका प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग भी हो सकता है। कौन से समास का, अव्ययी भाव समास का। समझो इसको पहले। देखो, अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय ए यानी नहीं, और व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। जो क्या नहीं हो, खर्च नहीं हो, यानी जो शब्द जैसा है ना वैसा का वैसा ही बना रहे। उसमें जैसे मेरे पास में कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और मैं बाजार में गई और बाजार में जाकर मैंने इसमें से कितने रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए। अब कितने बच गए, 90। इसका मतलब इसमें से मैंने क्या किया है, खर्च। तो इसको क्या नहीं कह सकते, अव्यय नहीं कह सकते, अव्यय नहीं कह सकते। एक होता है व्यय, व्यय का मतलब है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। अब ध्यान दें, अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे अविकारी, अविकारी को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिनका रूप नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं, अव्यय। तो देखिए, इस समास में, जो अव्ययी भाव समास में, प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। कभी कभी दूसरा पद भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। और पहला पद क्या हो सकता है, उपसर्ग। पहला पद क्या हो सकता है, उपसर्ग। और पदों की क्या हो सकती है, आवर्ती, यानी एक ही पद 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है। जैसे रात रात, दिन दिन। तो रात रात, इसमें क्या हो गई, पद की आवर्ती। मैंने एक शब्द लिख दिया रात, फिर मैंने लिखा रात, तो यहाँ पर क्या हो रही है, आवर्ती। फिर लिखा दिन, फिर क्या लिख दिया, दिन। तो इसका मतलब रातों रात और दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। फिर मैंने लिखा घर घर, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक घर, यानी प्रत्येक घर। जैसे लिख दिया मंद मंद, मंद मंद, तो मंद ही मंद यानी धीरे धीरे। तो पद की क्या हो सकती है, आवर्ती। पद पहला क्या हो सकता है, उपसर्ग। पहला पद क्या हो सकता है, उपसर्ग। और पहला पद क्या होगा, अव्यय। अव्यय तो होगा ही होगा। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। वो अव्यय क्या काम करता है, वो ये कहता है, देखो इसकी जो मूल आत्मा है, कौन से समास की, अव्ययी भाव समास की जो मूल आत्मा है वो ये है, इस समास की, स्टार लगा के लिख दो, अव्ययी भाव समास की मूल आत्मा अपरिवर्तनशीलता है। अपरिवर्तनशीलता है, ये बदलेगा नहीं। ना तो पहला पद बदलता है, ना दूसरे वाले को बदलना देता है। रिपीट करो, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा पद, प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो सकता है, उपसर्ग। और प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, कितने पद है भैया, आ और जन्म। कितने पद हो गए, 1 और 2। कितने पद हो गए हैं, 2 पद। लेकिन यहाँ पर देखो, पहला जो पद है वो क्या आ गया, आ क्या है, अव्यय है। आ क्या है, अव्यय। कहीं ऐसा देखा है क्या आपको, आपने ई
नहीं देखा ना, यानी पहला जो पद है वो बदलेगा नहीं, पहला पद बदलेगा नहीं, ना लिंग के आधार पर बदलेगा, ना वचन के आधार पर, ना कारक के आधार पर, ना काल के आधार पर, पहला पद बदलेगा नहीं। और पहला पद ऐसे कहता है कि अगर दूसरे पद को ये ऐसे बोलता है कि मेरे पास आ रहा है ना, तो ना तो मैं बदलूंगा और ना तुझे बदलने दूंगा। ये कौन सा बोलता है? प्रथम पद। प्रथम पद के साथ में दूसरा पद जुड़ता है तो ना तो ये पहला पद बदलता है, ना दूसरे वाले को बदलने देता है। जैसे मैंने लिखा, देखो अपन ने एक शब्द लिखा है कि प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। अब देखो प्रथम पद उपसर्ग है, जैसे मैंने लिखा प्रतिदिन, ठीक है। दूसरा लिखा प्रतिकूल, और तीसरा लिखा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। अब इसमें बताओ, इन तीनों शब्दों में है ना अव्ययी भाव समास कौन सा है? इन तीनों में से एक बताओ। दिमाग लगाओ, यही तो समझने की बात है। देखो कभी हो सकता है, मैंने क्या लिखा था? पहला पद उपसर्ग हो सकता है, यानी होता है नहीं लिखा मैंने, हो सकता है। अब यहाँ पर देखो प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, और अपन ने इस समास में पढ़ा है कि ये क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? इसका अव्यय होता है। जो भी शब्द जुड़ता है उसको ना तो ये खुद बदलता है और ना दूसरे शब्द को बदलने देता। अब छांटो इसमें, ना तो खुद बदलेगा प्रथम पद और ना दूसरे शब्द को बदलने देता। अब बताओ कौन सा है? दिमाग लगाओ। ना तो खुद बदलेगा पहला शब्द और ना किसको बदलने देगा? दूसरे शब्द को। अव्ययी भाव समास कौन से पद में है? देखो यहाँ पर ये क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर भी क्या है? ये यहाँ पर भी क्या है? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग है और उपसर्ग ही यहाँ पर अव्यय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अव्यय का। ध्यान दें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो शुद्ध है क्या? एक है प्रतिदिनों, प्रतिकूलों। बताओ को अगर ऐसे बनाएंगे इनको, प्रतिदिनों, प्रतिकूलों, प्रतिक्रियाएं, तो कौन सी का बन रहा है? प्रतिक्रियाएं तो होती हैं। क्रिया के बदले जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया, और उसका बहुवचन बन जाता है प्रतिक्रियाएं। तो यहाँ पर देखो जहां बदलता है ना रूप, वहां पर कौन सा समास नहीं होगा? अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आपने कहा प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। अब बताओ यहाँ पर प्रतिदिनों का भी सुना है क्या? कि मैं आप ये तो कह सकते हैं कि प्रतिदिन मैं रोज उठता हूँ। प्रतिदिनों का भी सुना है क्या? तो देखो यहाँ पर बदल नहीं रहा, ये रूप नहीं बदल रहा, इसने इसको बदलने से रोक दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है आपको कि अगर पीछे लिंग वचन कारक काल के कारण दूसरा जो पद है वो बदल रहा है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। बाकी सब जगह क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे
अव्ययी भाव समास की क्या क्या पहचान है? कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम। यानी जो अर्थ निकलेगा ना वो प्रथम पद के अनुसार ही निकलेगा। किसके अनुसार? जैसे ये है मंत्री, फिर ये मंत्री, फिर ये मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, मंत्री, और बीच में कौन है? मुख्यमंत्री। अब प्रधान इनमें कौन है? मुख्य कौन है? मुख्यमंत्री। तो इसी प्रकार से जो इसमें जो पद होता है प्रथम पद ही क्या होता है? मुख्य होता है। और प्रथम पद के अनुसार ही क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। किसके किसके अनुसार अर्थ निकलेगा? किसके अनुसार? प्रथम पद के अनुसार। इसकी जो शर्तें हैं ना अव्ययी भाव समास की, पहली देखो, प्रथम पद क्या होगा? प्रधान। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है। फिर देखो प्रथम पद क्या हो सकता है? उपसर्ग। और प्रथम पद क्या हो सकता है? हो सकता नहीं, अव्यय होगा ही होगा। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा। कितनी शर्तें हैं इसकी? 3। और चौथी शर्त क्या है? पद की क्या हो सकती है? आवर्ती। अगर पद की आवर्ती हो रही है तो भी आप क्या करेंगे? अव्ययी भाव समास। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। और पहला पद क्या होगा? उपसर्ग। कभी कभी नहीं हो सकता, अगर उपसर्ग लगने के बाद भी दूसरा जो शब्द है उसका रूप बदल रहा है तो वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अगर रूप नहीं बदल रहा, देखो इसकी मूल आत्मा ही क्या है? अपरिवर्तनशीलता। ये ऐसे कहता है, जो पहला पद प्रधान होता है वो ये कहता है दूसरे पद को कि मेरे पास आना है तो ना तो मैं बदलता, मैं तो क्या हूँ? अव्यय हूँ। और तुझे भी क्या बनना पड़ेगा? तुझे भी नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है। पुनः का मतलब दोबारा से। हाँ, आवर्ती यानी बार बार और पुनः यानी दोबारा। तो इसके देखो उदाहरण लिखो, आप खुद ही समझ जाएंगे। किसके? आ जन्म। यहाँ पर क्या आ गया भैया? जन्म में क्या जुड़ा हुआ है? आ। तो आ क्या है? अव्यय है। आ क्या है? अव्यय। तो इसका देखो विग्रह, जन्म तक। आमरण, मरण तक। भर पेट, पेट भरकर। यथाक्रम, अब इसको बदलो। यथाक्रम बदल रहा है क्या? कभी आपने ऐसे देखा है? क्रमो, यथा के जुड़ते ही जुड़ रहा है क्या? नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो। यथाविधि, यथा अवसर, यथाविधि, यथा अवसर। अनुकूल प्रत्येक,
प्रत्यक्ष, प्रत्येक। अब मैं एक मिनट आप ये बताओ कि मैं ऐसे पूछ लूं कि निम्नलिखित में से ऐसा वह शब्द चुनो जिसमें समास भी है और संधि भी है, समास भी है, और इन सब शब्दों में से बताओ कौन कौन से हैं जिसमें समास भी है और संधि भी है। प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ठीक है। अनुकूल, ये क्या है? अनु, पहला। एक, प्रत्येक, हाँ, प्रति प्लस एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। तो देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा, प्रति शब्द दिख नहीं रहा है, प्रति उपसर्ग। तो ऐसे भी ध्यान लगाना, देखो इसका आप प्रति धन अक्ष, यानी अक्ष यानी अक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ अक्ष का मतलब होता है सामने। अक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है? सामने, अक्ष के सामने। प्रत्येक, अक्ष के सामने, अक्ष के सामने। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल हो जो। अब एक आप है ना आवर्ती वाले लिख लो। निर्विवाद, निर्विवाद। या उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? निर। उपसर्ग क्या है? निर। तो देखो उपसर्ग आ रहा है और विवाद को भी नहीं बदलने दे रहा, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। निर्विवाद का मतलब विवाद रहित, विवाद रहित। विवाद रहित, विवाद रहित। ध्यान दे, एक बार ध्यान दे इधर। देखो यहाँ पर क्या आ गया? अव्यय। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 सॉरी, यहाँ पर क्या है? प्रति। और यहाँ पर क्या है? प्रति। और यहाँ पर क्या है? निर। और निर कैसा है? जिसके नीचे क्या है? हलंत है। नीचे क्या है? हलंत। अब देखो आवर्ती वाले शब्द लिख लो। कौन से शब्द? आवर्ती। लिखो रातों रात, रातों रात।
अब यहाँ पर क्या आ गया भैया, रात आ गया, फिर क्या आ गया, रात आ गया। रातों रात, रात ही रात में। रात ही रात में, रातों रात का मतलब क्या होगा, रात ही रात। चोर पुलिस के डर से रातों रात भाग गए, यानी रात ही रात में भाग गए। दिनों दिन, दिनों दिन यानी दिन ही दिन में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इसका मतलब क्या होता है, शीघ्रता से, शीघ्रता से। साफ साफ, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, बीच ही बीच में, साफ के बाद साफ। बीच ही बीच में। एक शब्द आप इसको स्टार लगा लो, ये आया हुआ भी है और इसमें चूक भी जाते हैं, ये शब्द शुद्धि में भी पहुंचते हैं। यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। या जीवन भर। अब आगे लिखो, दरअसल बाकायदा, दरअसल और बाकायदा। ये बा क्या है भैया, ये दोनों क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। कायदे के अनुसार। और ये क्या हो जाएगा, असल में, असल में। लिख लिया। अब आप बताओ इसमें से मुझे। मैंने लिखा ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी वागदान, ऑप्शन डी इसमें अव्ययी भाव समास कहाँ है?
देखो, शीतोष्ण, लंबोदर, वागदान, वाणी का दान, और परोपकार, पर प्लस उपकार। तो उपसर्ग कहाँ पे आया? परोपकार में। तो परोपकार में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आया हुआ है भैया, परोपकार आया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार। कौन सी संधि है? अरे कौन सी संधि है? संधि कौन सी है? गुण संधि। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ध्यान रखना। पर यानी दूसरा, दूसरों का उपकार। अब ध्यान दें, इस शब्द को दे देंगे और कहेंगे कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संधि भी है और समास भी है। संधि भी है और क्या है? समास भी है। तो कौन सा हो जाएगा? परोपकार। खड़ा हो, यहाँ से उधर बैठ। हाँ, अव्ययी भाव समास समझ गए आप? पहला पद क्या है? अव्यय। पहला पद क्या है? प्रधान। और पहला पद क्या है? उपसर्ग। ठीक है, ये क्या है? इसकी पहचान है। लेकिन कभी कभी उपसर्ग नहीं होता है। और इसमें क्या, पद की क्या होती है? आवर्ती। पद की क्या हो? आवर्ती। यदि पद की आवर्ती हो रही है तो भी कौन सा समास होगा? पद की आवर्ती। तो भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब देखो, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? ध्यान रखना भैया, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होगा। कौन सा पद? जो अर्थ निकलेगा ना, अर्थ, वो कौन से पद के अनुसार निकलेगा? दूसरे पद के अनुसार। मैंने लिखा राजपुत्र, एक मैंने लिखा। अब यहाँ पर पुत्र है किसका? राजा का। तो मैंने इसको वाक्यांश में प्रयुक्त कर दिया, राजा का पुत्र सो रहा है। अब सो कौन रहा है? राजा सो रहा है या पुत्र? पुत्र सो रहा है। तो मुख्य कौन है? तो प्रधान कौन सा पद? दूसरा पद। ठीक है, कौन से समास में? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? लिखो, जिस समास का इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता, दूसरे से सातवें तक कारक विभक्ति
कारक विभक्तियों का लोप या आगमन होता है। अगर विग्रह करेंगे तो विभक्तियों का क्या हो जाएगा? आगमन। और संक्षिप्त करेंगे तो विभक्तियों का क्या हो जाएगा? लोप। कौन सी विभक्ति होंगी? दूसरे से लेकर सातवें तक। देखो कौन कौन सा नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखो। ये है कारक। क्या है भैया? कारक। अब देखो कारक कितने प्रकार के? 8। लेकिन इसमें जो पहली विभक्ति है वो नहीं आएगी। और कौन सी नहीं आएगी? 8 भी नहीं आएगी। बाकी 2 से लेकर 7 तक की विभक्तियों का क्या होगा इसमें? या तो आगमन होगा या क्या होगा? लोप होगा। अगर हम संक्षिप्त कर देंगे, जैसे दिखा रसोई घर, ये देख लिया अपन ने, रसोई घर, ये कौन सा पद है? सामासिक पद है। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अब देखो इसमें के लिए क्या आ गया? ये कारक की क्या आ गई? विभक्ति आ गई। अब इसका संक्षिप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। तो विभक्ति का क्या हो गया? लोप। विभक्ति का क्या हो गया है? लोप हो गया। या तो कारक की विभक्ति कब आएगी? जब इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। कारक के साथ में इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो कारक की विभक्ति आ जाएगी। और संक्षिप्त कर देंगे तो विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे देखो मैंने लिखा विद्यालय, विद्यालय। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? सामासिक पद है, छोटा है, संक्षिप्त है। अब इसका विग्रह करो, विद्या का आलय, एक होगा विद्या के लिए आलय। बताओ कौन सा शुद्ध है? है विद्या के लिए। सुनो, एक विद्या का आलय, तो देखो का मतलब तो विद्या का और आलय से संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं है। क्या है? विद्या के लिए आलय है। ये विद्या अध्ययन यानी अध्ययन करने के लिए है। तो यहाँ पर देखो ये के लिए, अगर इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति आ जाएंगी, और विग्रह नहीं करेंगे, संक्षिप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आप तत्पुरुष समास को समझ गए क्या? तत्पुरुष समास में ये ऐसे भी क्यों सुना सकता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ भैया, ध्यान देना एक बार। अव्ययी भाव समास समास में होता है पहला, प्रथम पद प्रधान, बी प्रथम पद अव्यय, सी पद की आवर्ती, और डी सभी। तो बताओ कौन सा होगा इसमें? सभी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सभी। सभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रथम पद इसमें क्या होता है? प्रधान भी होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय भी होता है। और पद की क्या होती है? अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया प्रथम पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है, अव्यय बन जाता है। अब देखो दूसरा पद प्रधान,
अब बताओ कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, लास्ट का। तो ध्यान देना आप, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप ये देखो इस समास में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो डायरेक्ट नाम पूछ लेंगे, निम्नलिखित पदों में कौन सा समास है। एक तो नाम पूछेगा समास का, ठीक है, पहले प्रकार के प्रश्न, अरे समझ लो। एक तो क्या पूछेगा, नाम, जैसे मैंने अभी बताया था लंबोदर, ठीक है, प्रत्येक, ठीक, बता दिया, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से दे दिए। तो मैंने पूछा कि लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो मैंने यहाँ दे दिया बहुब्री, ठीक है, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो एक तो समास का क्या पूछेगा, नाम पूछेगा। तू खड़ा होके बाहर चला जा। एक तो समास का क्या पूछेगा, नाम पूछेगा। दूसरा समास का क्या पूछेगा, विग्रह। लंबोदर का विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। एक विग्रह पूछेंगे, एक पूछेंगे इस प्रकार की विशेषताएं पूछ लेंगे, और एक समास की परिभाषा पूछ सकते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास की का विच्छेद क्या होगा, सम का मतलब क्या होता है, उपयुक्त, ठीक है। इस प्रकार से समास के क्या आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए ये जो तत्पुरुष समास है, इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान। दूसरा पद प्रधान होगा, और अगर विग्रह करेंगे तो कारक की जो विभक्तियां हैं उनका आगमन हो जाएगा, और संक्षिप्त करेंगे तो विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे लिखो, यदि पद का विग्रह करेंगे तो कारक चिन्हों का आगमन हो जाएगा। कारक चिन्हों का आगमन हो जाएगा एवं सामासिक पद या संक्षिप्त रूप बनाने पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा, लोप हो जाता है। कारक कौन कौन सी विभक्ति होंगी भैया, दूसरी से और सप्तमी, ठीक है, दूसरी से सप्तमी विभक्ति। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पेपर और संबंध का के की। तो इस प्रकार से देखो, पहला नहीं आएगा और कौन सा नहीं आएगा, आठवां। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा, प्रथम या दूसरा,
तो ध्यान रखना भैया, इधर देखो एक बार, एक है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान? प्रथम। अब देखो दूसरा कौन सा आ गया? तत्पुरुष। कौन सा समास है? इसी के दो भाग हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और कौन सा है? द्विगु। कर्मधारय और इन तीनों में ही कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा। ध्यान रखना, कौन सा पद प्रधान? द्वितीय। यानी कर्मधारय में, द्विगु में और तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान होगा। यानी अर्थ जो निकलेगा वो दूसरे पद के अनुसार निकलेगा। अब इसका ऐसे ही नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। अव्ययी भाव समास में? और अव्यय कौन से समास में होता है? कौन से समास में होता है अव्यय? अव्ययी भाव समास में, ठीक है। और पदों की आवृत्ति भी कौन से समास में होगी? अव्यय भाव समास में। प्रथम पद उपसर्ग भी किस में होगा? कभी कभी नहीं भी होता। अब ध्यान दो, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। यानी हमें क्या करना है? को विभक्ति चिन्ह या तो उसका लोप हो या उसका क्या हो? आगमन हो। गगन ठीक है, गगनचुंबी। गगनचुंबी। अब यहाँ देखो, आप इसका विग्रह करेंगे तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष में अंतर कैसे करेंगे? देखो, एक हो गया गगन और एक हो गया चुम्बी, दो पद हो गए। कितने पद हो गए? दो। अब इसका विग्रह आप कर रहे हैं तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, तो विभक्ति कौन सी आई? अरे गगन तो सामान्य है, चूमने वाला किसको? गगन को चूमने वाला। कौन सी विभक्ति आई? इसका मतलब को आ गया तो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। फिर देखो, चिड़ी मार। चिड़ी मार। ये देखो यहाँ पर, ये मार शब्द जुड़ते ही चिड़ी छोटी हो गई, ठीक है। चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। वनगमन। अब सुनो, थोड़ा सा समझ लो। मैंने लिखा जेब कतरा। जेब को काट, नहीं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आ गई है, समझ लो पहले। ये दोनों पद है ना, इन्हीं के आधार पर समास विग्रह होगा। कतरा का मतलब काटने वाला तो होता है, लेकिन आप काटने वाला नहीं लगाकर यही शब्द लगाएंगे, जेब को कतरने वाला। अब देखो, एक मिनट। रेलगाड़ी, समझो इसको। मैंने कहा रेल पर चलने वाली गाड़ी। भैया ध्यान दें, ये आया हुआ है, इसमें ऐसे भी आ गया था, देखो। ऑप्शन ए,
रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा। ऑप्शन बी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। यह आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और आप जिसको का चयन कर रहे हैं ना वो गलत है, राजी होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो सामासिक पद है ना उनके आधार पर ही क्या होगा, समास विग्रह होगा। जैसे अभी आपने क्या कहा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ रेलगाड़ी, रेल आप जानते हो ना, जो ये बनी हुई है ना इसको क्या कहते हैं, रेल। इसको क्या कहते हैं, पटरी भी बोलते हो आप, रेल की पटरी। तो यहाँ पर ये जो समास है रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये गलत हो जाएगा। जबकि अधिकतर कौन करेगा, किसको करेंगे। तो ये सामासिक पदों का ध्यान रखना, जो पद है ना उनके अनुसार ही क्या होगा, विग्रह होगा। जेब कतरा का लिख दो, जेब को कतरने वाला। हाँ, जेब को कतरने वाला। अब मैं दो शब्द लिख रही हूँ, एक तो है वनगमन, ठीक है, एक लिख रही हूँ वनवास, और एक लिखा मैंने वनगमन। अब इनका देखो विच्छेद करेंगे। वनवास का मतलब होता है वन में, और वन गमन का मतलब जाना, वन को। अब इसको, अरे तुम्हारी खोपड़ी में क्या भरा हुआ है, मैंने क्या लिखा कि समास जो पद है ना उसी के आधार पर विग्रह होगा। वन को जाना कैसे होगा, वन को गमन। जाना सही है, उचित है, इसका यही अर्थ निकल रहा है, लेकिन सामासिक विग्रह क्या होगा, वन को गमन। लिख दो, वन गमन, वन को गमन। सामासिक पदों का ध्यान रखना, उसके अनुसार ही करना। वन गमन, वन को गमन, ठीक है। वनवास तो में चला जाएगा, में पे पर में आएगा, अधिकरण में आएगा। हाँ, ये तो रेल को बोलते हैं लोहपथगामिनी। इसमें है ही नहीं, सामासिक पद रेलगाड़ी बन जाएगा बस। हिंदी में बोलते हैं लोहपथगामिनी। लिखो कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, ये आया हुआ है भैया। अब देखो इसमें क्या बन गई, दीर्घ कृष्ण प्लस अर्पण। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो आ जाए क्वेश्चन कि ऐसा समास का पद बताओ जिसमें तत्पुरुष समास भी है और क्या है, संधि भी है। तो कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्ण को, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। एक और आ गया, नेत्र सुखद, नेत्र सुखद। तो क्या होगा भैया, नेत्रों को सुखद। सामासिक पद का ध्यान रखना, जो समास में पद है उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। आगे लिखो करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण में क्या आएगा बताओ, विभक्ति चिन्ह क्या है, से द्वारा। रतन जड़ित,
रतन जड़ित, रतन से रतन एक होता है क्या? हाँ, ये ऐसे ही तो तुम मारे जाओगे वहां पे। रतन जड़ित भी दे देंगे, रतन से जड़ित और रत्नों से जड़ित कौन सा आएगा? रत्नों से जड़ित, रतन जड़ित लिखो, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। हस्तलिखित तुलसीकृत दयार्द, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत यानी लिखी हुई, तुलसीकृत। दयार्द, अब बताओ क्या हो गया? दया प्लस अर्ध यानी दयार्द। तो बताओ दया से आर्द्र, दया से आर्द्र, दयाद्र, दया से आर्द्र। यानी मैं ऐसे कहूँ वो बच्चा तो दयाद्र है, यानी दया करने वाला है। ठीक है, दया से आर्द्र। हस्तलिखित, ईश्वर प्रदत्व, ईश्वर प्रदत्त, प्रदत्त यानी देना। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे ईश्वर से प्रदत्त या ईश्वर से प्रदत्त या ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अब दिया हुआ भी कर सकते हैं, लेकिन वो विग्रह सही नहीं माना जाएगा। ये ही क्या होने चाहिए? पद होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी दिया हुआ। ठीक है, हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित या हस्त द्वारा लिखित। हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित भी हो जाएगा। ठीक है।